रजनीश कुमार, टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। निदेशक तत्वों का विद्यार्थियों, हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का महत्व देखेंगे कि इनका क्या महत्व है, कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका महत्व क्या है। जैसे अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मूल अधिकारों का महत्व, तो अभी हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। शासन के लिए आचार संहिता। शासन के लिए आचार संहिता मतलब जो शासन है, सरकार है, नीति निर्देशक तत्व उनके लिए आचार संहिता है। मतलब नियमों की पालना करवाने वाला आचार संहिता, मतलब नियमावली, ऐसी नियमावली है शासन के लिए जिससे कि उसका पालन करे और जनहित के काम करे, जनता के हितों का ध्यान रखे। मतलब कहने का ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो शासन है, सरकार है, उसके लिए एक नियमावली है जिसके अनुसार वो शासन का संचालन करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, मतलब नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। नहीं सर, कैसे? लोक कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व सदैव राज्य सरकारों को निर्देशित करते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं कि राज्य सरकारें, कि जो भी राज्य सरकारें हैं या सरकारें, एक ही बात है, सरकारें ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण के कार्य करें, जन कल्याण के कार्य करें। कहने का मतलब यह है सरकारें टिकी होती हैं किस पर? जनता की भलाई पर। जनहित के कार्य करेंगे तो लंबे समय तक सरकारें टिकी रहेंगी, आने वाले कल में फिर जनता उसको अवसर देगी। और अगर वो जन कल्याण के काम नहीं करेंगी तो आने वाले समय में जनता उसको नकार देगी। तो कहने का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है कौन? नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन, कहने का मतलब ये है, अगर जनता ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के द्वारा शासन का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन, उनको उनके मूल्य का अंकन होता है कि उन्होंने कितना, मतलब वो सरकारें सफल रही हैं या असफल रही हैं। मतलब नीति निर्देशक तत्वों द्वारा उन सरकारों का मूल्यांकन किया जाता है कि वो सरकारें कितनी सफल रही हैं और कितनी असफल रही हैं, ये तय किया जाता है। ठीक है, तो 3 बिंदु हुए हमारे। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इनको। शासन के लिए आचार संहिता है,
नीति निश्चित तत्व मतलब नियमावली है जिनके द्वारा सरकारें उन नियमों के आधार पर शासन करती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा मतलब इनका खाका तैयार करती हैं जिससे जनता की भलाई ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। शासन के मूल्यांकन का आधार, ये जो नीति निर्देशित तत्व हैं ये शासन के मूल्यांकन का आधार है कि सरकारें कितनी सफल और कितनी असफल रही, ये नीति निर्देशित तत्वों द्वारा ही तय किया जाता है। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, ये बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये इनके द्वारा संविधान का क्रियान्वयन करवाया जाता है। और संविधान में जो बातें कही गई हैं, जनहित की बातें कही गई हैं, लोक कल्याण की जो बातें कही गई हैं, उनके क्रियान्वयन में सहायक हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि ये समानता के आदर्श होते हैं। इसमें जाति, धर्म, लिंग या फिर अन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जन कल्याण जब भी किया जाता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता बल्कि आम जन के लिए होता है। वो लैंगिक भेद, जाति भेद या फिर अपने जो धार्मिक या सांप्रदायिक भेद हैं उस प्रकार के किसी प्रकार के भेद नहीं होते। इसलिए बताया गया कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहायक होते हैं नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। विद्यार्थियों एक चीज़ बता दूं आपको मैं जानकारी के लिए, कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनमें अंतर, ये प्रश्न आया हुआ है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। सबसे पहला अंतर अभी हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं। सुनो, पहला अंतर है मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य, आप इनके लिए न्याय की शरण ले सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हो कि साहब हमारे साथ अन्याय हुई है, आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, मतलब आपके साथ छुआछूत की गई है, या फिर आपके स्वतंत्रता के अधिकार का, जैसे आप अभिव्यक्ति या भाषण की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हो गया, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकते हैं और उन याचिकाओं में आप याचिका लगा सकते हैं, समझ गए। और न्याय आपको
जो भी आपका फैसला है या आपके पक्ष में है या आपके साथ जो भी न्याय हुई है वो न्यायालय आपको साथ देगा या आपका फैसला करेगा। लेकिन नीति निर्देशित तत्व, जैसे मैं आपको बताऊं, राज्य सरकारें जन कल्याण के कार्य करेंगी। राज्य सरकारें जन कल्याण के कार्य करेंगी, ये एक निर्देशक तत्व है। अब राज्य सरकारें जन कल्याण के कार्य करें या नहीं करें, क्या आप इस बिंदु को लेकर के न्यायालय जा सकते हैं कि साहब सरकारें जनहित के काम नहीं कर रही तो नहीं कर रही, ठीक है, आप उसको न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके कोई भी अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, जो भी शायद अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, शुद्ध उपचार का अधिकार है, इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, वाद योग्य हैं। लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब सुनो, मूल अधिकार कानूनी अधिकार है, मतलब ये अधिकार आपको संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और इन अधिकारों के लिए अभी हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी कि ये आपके कानूनी अधिकार हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, इनके हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। जबकि निर्देशक तत्व नैतिक बंधन है, नीति द्वारा बंधित है। अब आप इनका पालन करें या नहीं करें, इनका पालन करना होगा। मतलब ये आपको कानून द्वारा प्रदत्त हैं, ये कानून द्वारा प्रदत्त नहीं है। मैंने अभी बताया था कि ये वाद योग्य नहीं है, केवल नैतिक बंधन है। नीति के आधार पर सरकारों की नीति है या नैतिक तौर पे उनको पाबंद किया गया कि आपको अच्छे काम करने होंगे, वो नहीं करें तो नहीं करें, ठीक है। सुनो क्या कर रहे हैं, मूल अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये व्यक्तिगत अधिकार है। जबकि नीति निर्देशित तत्व नीतियों के निर्धारण में, नीतियां मतलब कानून, नियमावली, जब भी कानून तैयार किया जाता है, नियमावली तैयार की जाती है, उनके निर्धारण में पथ प्रदर्शक, मतलब वो रास्ता दिखाते हैं कि आपको ऐसे जनहित को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपको जनहित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने हैं। तो ये तो केवल पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे कानून बनाने हैं, ठीक है। जबकि ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये आपको हैं और आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो केवल रास्ता दिखाते हैं कि आपको ऐसा करना है, करें या नहीं करें, बाकी बात।
कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। मतलब ये राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, इनके सिंबल हैं, मतलब इनको दर्शाते हैं ये मूल अधिकार। जबकि निर्देशक तत्व क्या दिखाते हैं, सामाजिक और आर्थिक। मतलब जो कि सरकारों के लिए एक नियमावली है, आचार संहिता है कि सामाजिक क्षेत्र में मतलब ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में समानता कायम करना, जाति धर्म लैंगिक विभेद कम करना, या आर्थिक क्षेत्र में सभी को रोजगार मिलना, ये। जबकि ये राजनीतिक अधिकार है, ये तो मिलेंगे आपको, आप वोट डालेंगे तो डालेंगे, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ समाज में भेदभाव, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। राजनीतिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आप मतदान करेंगे, ये तो लीगल है, बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप वोट डालेंगे तो डालेंगे, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, बखूबी आप योग्य होने चाहिए। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की आर्थिक लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। मतलब समाज में समानता कायम होगी, आर्थिक क्षेत्र में सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सभी को समान वेतन मिलेगा। अब मिले या न मिले कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कहा गया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आप इनके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तो विद्यार्थी ये चार अंतर हो गए, इन चार अंतरों को आपको अच्छे से रट लेना है, याद करना है, समझना है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर बार बार घूमता रहता है, किसी न किसी तरीके से ये आता रहता है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे एक चीज, आपको मैं बता दूं, ये तो अंतर था मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि ये क्या है। ये पढ़ लिया हमने और ये भी पढ़ लिया हमने, ये कानूनन है, संवैधानिक है, ये आपको व्यक्तिगत तौर पे मिलेंगे। ये नियमावली है, निर्देशक तत्व है, पथ प्रदर्शक है, नैतिक बंधन है। विद्यार्थियों गहन विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब गहन निष्कर्ष के बाद एक चीज हमारे सामने आती है कि ये दोनों, भाई ये नैतिक बंधन है और ये व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये अलग बात है, लेकिन अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार व्यक्तिगत या नागरिकों में से सरकार बनती है, इसलिए इनके पथ प्रदर्शक है। अरे भाई आम जनता से तो सरकार बनती है, उनमें से निकलकर कोई व्यक्ति सरकार में शामिल होता है, तो ये अधिकार ये आगे जाकर के सरकार के लागू होते हुए सरकार ऐसा काम करेंगी, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अधिकार होंगे, तो एक दूसरे के लगभग पूरक से ही माना गया है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का शोषण नहीं हो। यहाँ भी ये बताया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, रोजगार प्राप्त हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले, तो ये भी तो अधिकारों के समान पूरक से ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब निष्कर्ष निकल करके बाहर आता है कि ये दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक से ही हैं। अपना इस क्लास का लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही अपना दूसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं मूल कर्तव्य। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि मूल कर्तव्य मूल संविधान, मूल कर्तव्य मूल संविधान कौन सा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
मतलब वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया था, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। जब इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या थी 10 मूल कर्तव्य थे। शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य थे? 10। इनका उल्लेख संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 51 में एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, हालांकि मैंने पहले क्लास में बता दिया गया, फिर बता देता हूँ एक बार। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। सर ये क्या था? ये कि प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए माता पिता का एक कर्तव्य दिया गया था। प्रत्येक अभिभावक या माता पिता को एक कर्तव्य दिया गया था कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का एक कर्तव्य है, प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाए। ये इनका एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। देखो एक बार फिर से देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? भाग 4 के अनुच्छेद 51 में। एक चीज, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, शुरू में जब जोड़े गए थे तो कितने कर्तव्य थे? 10। अब वर्तमान में है 11। तो ये एक मूल कर्तव्य कौन सा था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो 11वां मूल कर्तव्य है कौन सा? मैं बताऊं, मैंने अभी आपको बता भी दिया कि 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को माता पिता का कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा ग्रहण करवाने की व्यवस्था करेगा। चलो मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना ये अपनी क्लास का अंतिम टॉपिक है, जिसके साथ लेसन कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये इनके उल्लंघन इनकी पालना नहीं करने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक, सुनो, मतलब मूल कर्तव्य की आलोचना ये की गई है कि इनकी पालना, अगर आप मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करते हो तो किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई। कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका हनन करता है तो दंड की व्यवस्था है, लेकिन इनके मामले में किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। केवल आदर्शवादी, मतलब मूल कर्तव्यों को भारतीय राजनीतिज्ञों ने किसकी संज्ञा दी है?
केवल आदर्शवादी, कि मूल कर्तव्य केवल आदर्शवादी है, मतलब केवल आदर्श पेश करते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को ऐसा करना चाहिए, जैसे हम ये कहें भाई संविधान की नियमावली, जैसे संविधान का पालन करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करनी चाहिए, प्राचीन जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो करे या नहीं करे। अगर वो नहीं करता है तो क्या उनके लिए दंड की व्यवस्था है? नहीं, केवल आदर्शवादी है कि हमें ये सब करना चाहिए, देश के लिए हमारी ये जिम्मेदारियाँ ऐसा बताया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा सेकेंड लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम थर्ड लेसन अगली क्लास में देखेंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया इस लेसन में हमने क्या क्या देखा है। मूल अधिकारों का डिस्क्रिप्टिव लेवल बड़े स्तर पर, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, उनमें अंतर, उनका महत्व, मूल कर्तव्य क्या है, इनकी आलोचना मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इनको टू द पॉइंट टॉपिक वाइज नोट कर लें। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी ऑफलाइन क्लास जब भी लगेगी आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास के लिए इतना है।